प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर मिट्टी बचाओ कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, देश में किसानों को मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड देने का चलाया गया बड़ा अभियान। गंगा किनारे बसे गांवों में नेचुरल फार्मिंग को किया जाएगा प्रोत्साहित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक पहल पर्यावरणीय जीवन शैली, जीवन और गतिविधि का करेंगे शुभारंभ। बिल गेट्स, जलवायु अर्थशास्त्री लॉर्ड निकोलस स्टर्न सहित कई प्रसिद्ध हस्तियां भी होंगी शामिल। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को पुणे में आयोजित राज्य स्तरीय चीनी सम्मेलन 2022 में लिया हिस्सा। महाराष्ट्र प्रशासन से पुणे में एथेनॉल पंप लगाने के लिए किया आग्रह। इससे किसानों को सीधे ईंधन बेचने में मिलेगी मदद। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, किसानों के उपार्जित गेहूं का तेजी से किया जाए भुगतान। अब तक 4,99,000 किसानों के बैंक खातों में किया जा चुका है भुगतान। मुख्यमंत्री ने मूंग का रकबा अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए भी दिए निर्देश। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। अब खबरें विस्तार से। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने मिट्टी बचाओ आंदोलन पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने उपस्थित लोगों को भी संबोधित किया। मिट्टी बचाओ आंदोलन मिट्टी के बिगड़ते स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसे सुधारने के लिए जागरूक दायित्व कायम करने के लिए एक वैश्विक आंदोलन है। सदगुरु जग्गी वासुदेव ने मार्च 2022 में इस आंदोलन की शुरुआत की थी, जिन्होंने 27 देशों से होकर 100 दिन की मोटरसाइकिल यात्रा शुरू की थी। रविवार को 100 दिन की यात्रा का 75वां दिन है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि माटी के सम्मान या अहमियत को समझने में कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि मानव जाति जो कर रही है उससे मिट्टी को कितना नुकसान हो रहा है, इसको समझना जरूरी है। साथियों, मिट्टी या ये भूमि हमारे लिए पंच तत्वों में से एक है। हम माटी को गर्व के साथ अपने माथे से लगाते हैं। इसी में गिरते हुए खेलते हुए हम बड़े होते हैं। माटी के सम्मान में कोई कमी नहीं है। माटी की अहमियत को समझने में कोई कमी नहीं है। कमी इस बात को स्वीकारने में है कि मानव जाति जो कर रही है उससे मिट्टी को कितना नुकसान हो रहा है, उसकी समझ का एक गैप रह गया है। जरूरी है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि मिट्टी को बचाने के लिए हमने 5 प्रमुख बातों पर फोकस किया है, जिसमें सबसे प्रमुख है मिट्टी को केमिकल फ्री कैसे बनाया जाए, मिट्टी के जीवों को कैसे बचाया जाए, मिट्टी की नमी को कैसे बनाए रखें, भूजल कम होने की वजह से मिट्टी को होने वाले नुकसान से कैसे दूर किया जाए, वनों का दायरा कम होने से मिट्टी के होने वाले क्षरण को कैसे रोका जाए। उन्होंने कहा कि इन बातों को ध्यान में रखते हुए देश की कृषि नीति में बड़ा बदलाव किया गया है। मिट्टी को बचाने के लिए हमने 5 प्रमुख बातों पर फोकस किया है। बात को स्वीकारने में पहला, मिट्टी को केमिकल फ्री कैसे बनाएं। दूसरा, मिट्टी में जो जीव रहते हैं, जिन्हें तकनीकी भाषा में आप लोग सॉइल ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं, उन्हें कैसे बचाएं। और तीसरा, मिट्टी की नमी को कैसे बनाए रखें, उस तक जल की उपलब्धता कैसे बढ़ाएं। चौथा, भूजल कम होने की वजह से मिट्टी को जो नुकसान हो रहा है उसे कैसे दूर करें। और पांचवा, वनों का दायरा कम होने से मिट्टी का जो लगातार क्षरण हो रहा है उसे कैसे रोकें। साथियों, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही देश में बीते वर्षों में जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है वो है देश की कृषि नीति में। पहले हमारे देश के किसान के पास इस जानकारी का अभाव था
कि उसकी मिट्टी किस प्रकार की है, उसकी मिट्टी में कौन सी कमी है, कितनी कमी है। इस समस्या को दूर करने के लिए देश में किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड देने का बहुत बड़ा अभियान चलाया गया। और प्रधानमंत्री ने बताया कि देश भर में मिट्टी की जांच के लिए एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया गया है। आज देश के करोड़ों किसान सॉइल हेल्थ कार्ड से मिली जानकारी के आधार पर मिट्टी में फर्टिलाइजर्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का उपयोग कर रहे हैं। बल्कि देश भर में सॉइल टेस्टिंग से जुड़ा एक बहुत बड़ा नेटवर्क भी तैयार हुआ है। आज देश के करोड़ों किसान सॉइल हेल्थ कार्ड से मिली जानकारी के आधार पर फर्टिलाइजर्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का उपयोग कर रहे हैं। इससे किसानों को लागत में 8 से 10% की बचत हुई है और उपज में 5 से 6% की बढ़ोतरी देखी गई है। यानी जब मिट्टी स्वस्थ हो रही है, तो उत्पाद भी बढ़ रहा है। मिट्टी को लाभ पहुंचाने में यूरिया की 100% नीम कोटिंग ने भी बहुत फायदा पहुंचाया है। माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा देने की वजह से, अटल भू योजना की वजह से देश के अनेक राज्यों में मिट्टी की सेहत भी संभल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर देश की 13 प्रमुख नदियों के संरक्षण अभियान की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इसमें पानी के प्रदूषण कम करने के साथ साथ नदियों के किनारे वन लगाने का भी काम किया जा रहा है। मार्च में ही देश में 13 बड़ी नदियों के संरक्षण का अभियान भी शुरू हुआ है। इसमें पानी के प्रदूषण कम करने के साथ साथ नदियों के किनारे वन लगाने का भी काम किया जा रहा है और अनुमान है कि इससे भारत के फॉरेस्ट कवर में 7,400 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा की बढ़ोतरी होगी। बीते 8 वर्षों में भारत ने अपना जो फॉरेस्ट कवर 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा बढ़ाया है, उसमें ये और मदद करेगा। और नेचुरल फार्मिंग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज की चुनौतियों के संदर्भ में एक बड़ा समाधान बताते हुए कहा कि इस साल के बजट में गंगा के किनारे बसे गांवों में नेचुरल फार्मिंग को प्रोत्साहित करने की योजना है। उन्होंने बताया कि इसके तहत नेचुरल फार्मिंग का एक विशाल कॉरिडोर तैयार करने की भी योजना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे न केवल हमारे खेत केमिकल फ्री होंगे, बल्कि नमामि गंगे अभियान को भी बल मिलेगा। नेचुरल फार्मिंग में भी हमारी आज की चुनौतियों के लिए एक बहुत बड़ा समाधान है। इस साल के बजट में हमने तय किया है कि गंगा के किनारे बसे गांवों में नेचुरल फार्मिंग को प्रोत्साहित करेंगे। नेचुरल फार्मिंग का एक विशाल कॉरिडोर बनाएंगे। हमारे देश में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हमने सुना है, डिफेंस कॉरिडोर हमने सुना है। हमने एक नया प्रारंभ किया है गंगा के तट पर एग्रीकल्चर कॉरिडोर का, नेचुरल फार्मिंग का। इससे हमारे खेत तो केमिकल फ्री होंगे ही, नमामि गंगे अभियान को भी नया बल मिलेगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने पेट्रोल में 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को तय समय से 5 महीने पहले प्राप्त करने के लिए देश के किसानों और पेट्रोलियम कंपनियों को भी बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने से भारत में करीब 27 लाख टन कार्बन उत्सर्जन कम करने में सफलता हासिल करने के साथ ही 41,000 करोड़ रुपए से अधिक की विदेशी मुद्रा की बचत करने में भी सफलता हासिल हुई है। आज भारत ने पेट्रोल में 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। आपको ये जानकर भी गर्व की अनुभूति होगी कि भारत इस लक्ष्य पर तय समय से 5 महीने पहले पहुंच गया है।
ये उपलब्धि कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि साल 2014 में भारत में सिर्फ 1.5% इथेनॉल की पेट्रोल में ब्लेंडिंग होती थी। इस लक्ष्य पर पहुंचने की वजह से भारत को 3 सीधे फायदे हुए हैं। एक तो इससे करीब 27 लाख टन कार्बन एमिशन कम हुआ है। दूसरा, भारत को 41,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। और तीसरा महत्वपूर्ण फायदा, ये देश के किसानों को इथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ने की वजह से 8 वर्षों में 40,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा आय हुई है। मैं देश के लोगों को, देश के किसानों को, देश की ऑयल कंपनियों को इस उपलब्धि के लिए बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वैश्विक पहल पर्यावरण के लिए जीवन शैली जीवन गतिविधि का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ करेंगे। इस पहल के जरिए दुनिया भर में व्यक्तियों, समुदायों और संगठनों को पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली अपनाने के लिए प्रभावित और प्रेरित किया जाएगा। इसमें शिक्षाविदों, विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों से विचारों और सुझावों को आमंत्रित करते हुए लाइव ग्लोबल कॉल फॉर पेपर्स की शुरुआत की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें मुख्य भाषण देंगे। कार्यक्रम में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह अध्यक्ष बिल गेट्स, जलवायु अर्थशास्त्री लॉर्ड निकोलस स्टर्न और अन्य प्रसिद्ध हस्तियां भी भाग लेंगी। पिछले साल ग्लासगो में 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाइफ का विचार पेश किया था। ये विचार पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देता है, जो विनाशकारी उपभोग के बजाय जागरूक रहते हुए उपयोग करने पर केंद्रित है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को पुणे में वसंतदादा चीनी संस्थान द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय चीनी सम्मेलन 2022 में हिस्सा लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि डीजल आधारित कृषि उपकरणों को पेट्रोल आधारित बनाया जाना चाहिए और फ्लैक्स इंजनों को एथनॉल से चलाने के लिए कन्वर्ट किया जा सकता है। गडकरी ने कहा कि मैं पीएम से बात की है और पुणे में इंडियन ऑयल के 3 एथनॉल पंप मिल गए, लेकिन इसकी एक भी बूंद नहीं बिकी। गडकरी ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार से पुणे में एथनॉल पंप लगाने के लिए कहा ताकि किसानों को सीधे ईंधन बेचने में मदद मिल सके। गडकरी ने कहा, हम पुणे में 100% एथनॉल पर स्कूटर ऑटो शुरू करने के लिए बजाज से बात करेंगे। चलो यहां से शुरू करते हैं, इससे प्रदूषण भी कम होगा। और नितिन गडकरी ने यह भी कहा कि विश्व में 3 बातों पर फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर्स पर विशेष रूप से चर्चा हो रही है। इससे फूड और फर्टिलाइजर्स का जवाब फूड में यानी चीनी उद्योग में मिल सकता है। आणि म्हणून आज जगात देखील आज जी चर्चा सुरू आहे ती 3 गोष्टी। विश्व में 3 बातों पर फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर पर विशेष चर्चा हो रही है। इसमें से फूड और फर्टिलाइजर का जवाब फूड में ही निहित है, चीनी उद्योग में मिल सकता है। इस पर यदि सबने सही काम किया तो एग्रीकल्चर कृषि विकास दर बढ़ेगा, नए रोजगार का निर्माण होगा और किसान समृद्ध होगा। काम केलं तर आपला ॲग्रिकल्चर ग्रोथ रेट वाढेल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों के उपार्जित गेहूं का भुगतान तेजी से किया जाए। जिन किसानों का भुगतान शेष है उन्हें राशि प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं हो। मुख्यमंत्री चौहान शनिवार शाम को अपने निवास पर समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के भुगतान की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसानों के बैंक खातों में भुगतान फेल नहीं हो, किसानों की बैंक खातों में शीघ्र राशि पहुंचा दी जाए, किसान डिफॉल्टर ना हो और उन्हें ब्याज की राशि नहीं भरना पड़े, इसके लिए प्रयास करें। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों को आवश्यक जानकारी पहुंचा दी जाए, राशि के भुगतान के लिए उनसे जरूरी दस्तावेज प्राप्त करने के लिए जागरूक भी किया जाए। बैठक में बताया गया कि अभी तक 4,99,000 किसानों के बैंक खातों में उपार्जित गेहूं की राशि का भुगतान
किया जा चुका है। शेष किसानों को आवश्यक पूर्ति कर शीघ्रता से भुगतान कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रदेश में मूंग का रकबा अधिक से अधिक बढ़ाने की भी कोशिश की जाए। बैठक में खाद्य मंत्री बिसाहुलाल सिंह, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस सहित संबंधित वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया है कि माता भूमि पुत्रहन पृथिव्या, हम एक अच्छे पर्यावरण के बिना जीवन और समृद्धि की कल्पना नहीं कर सकते। पर्यावरण को हो रहे नुकसान की भरपाई हमारी वरीयता होनी चाहिए। विश्व पर्यावरण दिवस पर हमें अच्छे पर्यावरण के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ने के लिए नवाचार और विचारों को आगे बढ़ाना चाहिए। पर्यावरण की रक्षा ये आर्टिकल ऑफ फेथ है। और आइए बात करते हैं मंडी भाव की। देखते हैं देश भर की मंडियों का भाव। पिछले साल की तरह ही खरीफ विपणन मौसम 2021-22 में भी न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर किसानों से धान की खरीद सुचारू रूप से जारी है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार खरीफ विपणन सत्र 2021-22 के लिए अब तक 741.62 लाख मीट्रिक टन धान की सरकारी खरीद की जा चुकी है। धान की खरीद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, जम्मू और कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तथा राजस्थान के अलावा दूसरे राज्यों से की गई है। अब तक हुई धान की सरकारी खरीद से लगभग 105,14,000 किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 1,45,358.13 करोड़ रुपए के भुगतान से लाभान्वित हो चुके हैं। दूसरे राज्यों के मुकाबले पंजाब में सबसे ज्यादा धान की सरकारी खरीद हुई है। यहाँ धान की कुल खरीद 1,87,28,000 मीट्रिक टन के पार पहुँच गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में धान की खरीद 65,53,029 मीट्रिक टन, हरियाणा से 55,30,596 मीट्रिक टन, तेलंगाना से 70,22,000 मीट्रिक टन, छत्तीसगढ़ से 92,01,000 मीट्रिक टन, जबकि मध्य प्रदेश से धान की सरकारी खरीद 45,82,000 मीट्रिक टन के पार पहुंच गई है। भारत दुनिया के सबसे बड़े चावल निर्यातकों में से एक है। वैश्विक बाजार में भारतीय चावल का दबदबा बना हुआ है। भारत दूसरे देशों के मुकाबले अच्छी गुणवत्ता और सस्ता चावल वैश्विक बाजार में उपलब्ध कराता है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय चावल की मांग लगातार बढ़ रही है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत ने साल 2021-22 में अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान करीब 1,91,01,545 टन कुल चावल का निर्यात किया है, जो बीते साल के मुकाबले अधिक है। बासमती चावल के निर्यात पर नजर डालें तो साल 2021-22 के अप्रैल से फरवरी के दौरान बासमती चावल का कुल निर्यात 34,87,563 टन का हुआ है, जो बीते साल इस दौरान 41,52,464 टन रहा था। जबकि गैर बासमती चावल के निर्यात में इस साल खासी बढ़त देखने को मिली है। बीते 12 महीनों के दौरान गैर बासमती चावल का निर्यात बीते साल के मुकाबले 44 लाख टन से ज्यादा बढ़ा है। साल 2021-22 में देश से गैर बासमती चावल का निर्यात 1,56,13,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात 1,11,77,992 टन का हुआ था। भारत चावल का निर्यात अफ्रीका और एशियाई देशों के अलावा दूसरे कई देशों में करता है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने भारत में कृषि को बढ़ावा देने के लिए लगातार कई कदम उठाए हैं। इन कदमों में किसानों की आय बढ़ाने से लेकर कृषि उत्पादों के निर्यात को आसान बनाना भी शामिल है। किसान कैसे करें अपनी फसलों का रखरखाव। अरुणाचल प्रदेश के ढलानी क्षेत्रों में
इस मौसम में झूम धान का उचित भंडारण करें। लगातार गर्म मौसम और मौसमी नमी के कारण झूम धान में भूरे रंग के कीट लगने का खतरा रहता है। ऐसे लक्षण दिखने पर उचित कीटनाशकों का इस्तेमाल करें। हिमाचल प्रदेश में धान की नर्सरी की बुआई की जा सकती है। उत्तरी पहाड़ी शीतोष्ण शुष्क इलाकों में किसान आलू की बुआई कर सकते हैं। उत्तरी शीतोष्ण शुष्क क्षेत्र में ही टमाटर के पौधों को सहारा दें और मक्का की बुआई कर लें। जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में मौजूदा नमी का इस्तेमाल करते हुए धान की सीधी बुआई करें। राज्य के मध्यवर्ती इलाकों और घाटी वाले क्षेत्रों में धान की नर्सरी की बुआई जारी रखें। उत्तराखंड के भाबर और तराई वाले भागों में मध्यम अवधि की किस्मों के धान की बुआई जारी रखें और इसकी नर्सरी भी लगाई जा सकती है। यहाँ के पहाड़ी इलाकों में सोयाबीन, मक्का और मूंग की बुआई करें। साथ ही मिर्च की रोपाई भी कर लें। पंजाब के पश्चिमी इलाकों में बीटी कपास और देसी कपास की बुआई जारी रखें। यहाँ के पश्चिमी मैदानी स्थानों में देसी कपास की बुआई करें और साथ ही मक्का और कम अवधि के धान की किस्मों की बुआई करें। पंजाब में ही खरीफ मूंगफली की भी बुआई कर लें। प्याज की पकी फसल की खुदाई कर लें। पंजाब के मध्य मैदानी इलाकों में अरहर की बुआई करें। हरियाणा के पश्चिमी इलाकों में कपास की पछेती बुआई करें। यहाँ के पूर्वी इलाकों में कपास के साथ साथ मक्का की भी बुआई जारी रखें। सोयाबीन की फसल के लिए शुष्क जलवायु की जरूरत होती है। जिन इलाकों में 60 से 65 सेंटीमीटर बारिश होती हो, वहाँ के लिए सोयाबीन की खेती एकदम सही है। 25 डिग्री तापमान पर इसका जमाव 4 दिन में ही हो जाता है। इससे कम तापमान होने पर जमाव में 8 से 10 दिन लगते हैं। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों, उत्तर पूर्वी हिस्सों और मध्यवर्ती इलाकों में सोयाबीन की खेती मध्य जून से लेकर मध्य जुलाई तक की जा सकती है, जबकि दक्षिण में इसे मध्य जून से जुलाई के अंत तक बो सकते हैं। हर इलाके के हिसाब से अलग अलग बीज विकसित किए गए हैं, लिहाजा बीज खरीदते समय सावधानी बरतें। बीज ज्यादा पुराना ना हो, क्योंकि 1 साल बाद सोयाबीन के बीज की अंकुरण क्षमता कम हो जाती है। छोटा दाना 60 से 65 किलो, मध्य आकार का दाना 70 से 75 किलो, जबकि मोटा दाना 80 से 85 किलो प्रति हेक्टेयर लगाना होगा। बुआई कतारों में करें। पौधे से पौधे की दूरी 5 सेंटीमीटर, जबकि कतार से कतार का फासला 45 सेंटीमीटर रखें। बोने से पहले बीज को थेरम या कार्बेंडाजिम से उपचारित कर लें। जमाव के बाद अधिक पानी से सोयाबीन को नुकसान नहीं पहुंचता, क्योंकि इनकी जड़ों में एरेनकाई का उत्तक बन जाते हैं, जो जड़ों को हवा प्रदान करते हैं। इससे पौधा सांस ले पाता है और दूसरी क्रियाएं जरूरत के हिसाब से होती रहती हैं। फूल आने के 2 हफ्ते पहले सिंचाई जरूर करें। ऐसा करने से फलियां ज्यादा लगेंगी। और अब खास खबर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने संत कबीरदास के निर्वाण स्थल मगहर का दौरा किया। इस अवसर पर यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। राष्ट्रपति ने संत कबीर के समाधि स्थल के भी दर्शन किए। राष्ट्रपति ने शिक्षा, संस्कृति और पर्यटन से जुड़ी 86.76 करोड़ लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया। इनमें संत कबीर अकादमी और शोध संस्थान का लोकार्पण शामिल है। उत्तर प्रदेश में हापुड़ जनपद के धौलाना थाना क्षेत्र में केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। इस हादसे में 19 लोग जख्मी हो गए हैं, जिनमें से कुछ की हालत नाजुक बनी हुई है। मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को दुर्घटना की जांच विशेषज्ञों से कराने के लिए निर्देशित किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर वाराणसी में सुंदरपुर स्थित शनिदेव मंदिर में उनके दीर्घायु होने की कामना की गई। उनके जन्मदिन के अवसर पर हवन का आयोजन भी किया गया। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 4,270 नए मामले सामने आए हैं। इस अवधि में 2,619 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। देश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान भी तेज गति से जारी है। अब तक 194 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 11,92,000 से अधिक टीके लगाए गए हैं। इसी के साथ ही हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।